ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो चीज हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कलर ब्लाइंडनेस की हम लोग बात करें, सो ज्यादा प्रेवलेंट ये किस में मिलेगा मुझे देखने के लिए, मेल्स या फीमेल्स में? मेल्स में। Now tell us something, अगर कोई पर्सन है हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफीलिया, अगर कोई लड़की है हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफीलिया, तो वो नॉर्मल हो गया, उसे हीमोफीलिया होगा? नॉर्मल हो राइट, ठीक है, शी इज गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर देयर, राइट, ओके। अगर एक लड़की है, शी इज लाइक कलर ब्लाइंड, तो कितने परसेंट चांस है कि उसका कोई जो सन होगा उससे कलर ब्लाइंडनेस होगा? So 100%. 100%. बिल्कुल 100%। अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो उसके जितने भी लड़कियों के सारे कलर ब्लाइंड वाले ही होने वाले हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू थिंग, यस। ऑलराइट, ठीक है, सो नो तो बेसिक है हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंड, याद रखना हीमोफिलिया इज स्टिल फेटल बट नॉट अ कलर ब्लाइंड। अच्छा, हीमोफिलिया में फैक्टर 9 का नाम क्या था? क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, एंड फैक्टर 8 होता है बिल्कुल सही। सो दिस आर द थिंग्स यू नो, सो लेट्स गो बियॉन्ड दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद सम अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पे समथिंग लाइक योर cystic fibrosis. Let's see that. Screen share will start in a minute. People who have just joined in, hi, good evening, and yeah, pay attention. Thanks, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. Good evening. चलिए, let's start with the cystic fibrosis. ये कंडीशन को हम यहाँ पे समझते हैं। तो अभी तक हमने देखी, याद रखिएगा, हमने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन हमने देख ली और वही दो आपको याद रखनी है। उसके अलावा बहुत सारी होती है नेचर में, बट आपको यही दो याद रखनी नीट के कॉन्टेक्स्ट में, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। अब एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर लाइक दे आस्क मेनली क्वेश्चन बेस्ड ऑन कलर ब्लाइंडनेस की, क्रॉस हुआ तो क्या होगा, लड़के कितने परसेंटेज वो होंगे अफेक्टेड या फीमेल, तो आपको देखने के लिए कलर ब्लाइंडनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। सो ये दो चीजें हम यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो मेरे कंडीशन है, इसका जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे ऊपर होता है। यहाँ पे हम जो क्रोमोसोम याद रखेंगे, दैट इज माय क्रोमोसोम नंबर 7। MS धोनी की टी शर्ट का नाम याद रख लेना, नंबर याद रख लेना, वो इसका नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 7। और उस पे आपको यहाँ पे एक मिलेगा जीन, एंड दैट जीन इज नोन टू मेक समथिंग। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट, यहाँ हमने बस चालू किया है। तो याद रखना इसका, इस कंडीशन का आपका क्रोमोसोम यहाँ पे होगा 7 और इसके ऊपर होगा आपका यहाँ पे एक जीन, एंड दैट जीन इज नोन टू मेक क्लोराइड आयन चैनल्स, क्लोराइड आयन चैनल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपका एक जीन है जो आपके लिए क्लोराइड आयन चैनल्स आपके बनाएगा। हम सबके अंदर ही आयन चैनल्स बन रहे हैं, सब नॉर्मली काम कर रहे हैं आयन चैनल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके आयन्स हमें मूव करते हैं, अंदर से बाहर आपके आयन्स मूव करते हैं। तो ये भी याद रख देना कि हम सबके अंदर ये आयन चैनल्स बन रहे हैं, काफी नॉर्मली सक्सेसफुली ये बन रहे हैं। अगर आपके इस जीन में कोई होता है म्यूटेशन, अगर ये आपका जीन काम करना बंद कर देता है या इसमें कोई म्यूटेशन आता है, then that means you are suffering with a cystic fibrosis, then you'll be having the issue of your cystic fibrosis. If this gene stops working or gets mutated, then you can have an issue of your cystic fibrosis. अब क्वेश्चन ये कि यार ये कंडीशन में हो क्या रहा है, पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यार इतना सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी एक फेटल कंडीशन है। इट इज समथिंग व्हिच आई कैन से श्योरली इट विल बी अ फेटल कंडीशन। सो ये कोई ऐसे नॉर्मल कंडीशन नहीं, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। सो जनरली आपको देखने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपका जो म्यूकस होगा, द म्यूकस इनसाइड योर ऑर्गन्स, म्यूकस विल गेट और विल बिकम थिक। और ये म्यूकस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, देखने के लिए मिल रहा है आपको यहाँ पे, म्यूकस इन योर पैंक्रियास, म्यूकस इन योर लिवर एंड स्पेशली योर लंग्स। सो इन सब एरिया में आपको म्यूकस देखने के लिए मिलता है, और ये म्यूकस जो यहाँ पे होगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पे थिक। सो याद रखना म्यूकस विल गेट थिक इन द एरियाज लाइक योर पैंक्रियास, लिवर एंड लंग्स।
अब क्वेश्चन ये कि यहाँ इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, तो मैं आपको यहाँ पे लंग्स का पहले एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर लंग्स के अंदर म्यूकस थिक हो जाता है, एक बात याद रखिएगा कि लंग्स या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आपका म्यूकस जो रहता है वो स्लाइमी फॉर्म में रहता है या पानी जैसा या स्लाइमी फॉर्म में वो रहता है। अब ये म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है कि अगर कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है तो उसे वो ट्रैप करेगा। इट विल ट्रैप द पैथोजन एंड विल न्यूट्रलाइज द पैथोजन, दैट मींस उस पैथोजन को वहां पे खत्म कर देगा। लेकिन अब आप सोचो कि आपका जो म्यूकस है वो स्लाइमी नहीं है, वो बिल्कुल थिक हो गया है। और अगर आपका म्यूकस थिक हो जाता है देन कोई भी पैथोजन आपके लंग्स तक इजीली ट्रैवल करके पहुंच सकता है। उसे अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसे कोई ट्रैप ही नहीं करेगा, उसे कोई रोकने वाला वहां पे नहीं है। सो दैट इज अ थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। जब लंग्स के अंदर आपका म्यूकस यहाँ पे थिक हो रहा है तो उससे दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, दैट लंग्स के अंदर यू विल गेट टू सी देयर विल बी अ infection will be seen. So infection is been observed. Infection in lungs is going to be common. Is quite common in the issue of in the condition of my cystic fibrosis. अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इन्फेक्शन की, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आप समझिएगा यहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, कुछ वायरस आ सकते हैं और आपके लंग्स में रहना वो चालू करेंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं। कोरोना भी तो एक ऐसी कंडीशन थी ना, मतलब कोरोना में भी तो लंग्स पे इफेक्ट आ जाता था। हाँ ठीक है, then why we are discussing corona over here? Yes, over there also lungs were getting affected. बट यहाँ अच्छा आप अगर आप मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझे कह रहे हो कि सर वहां पे तो हो रहा था, यहाँ पे ये कंसर्न क्यों है? सी, कोरोना में इफ योर लंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड आफ्टर द वायरल लोड गेट डिक्रीज, एक बार आपका वायरल लोड अगर आपके बॉडी में कम हो गया तो आपके लंग्स का फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है फिर, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ जेनेटिक कंडीशन। यहाँ पे आपका म्यूकस जो थिक है वो हमेशा ही थिक रहेगा, ये आपका ठीक नहीं होने वाला। अगर आपका यहाँ पे म्यूकस हमेशा ठीक रहेगा देन अ पर्सन विल ऑलवेज हैव अ कंसर्न ऑफ दिस इन्फेक्शन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लंग्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये म्यूकस अभी आपका थिक है बाद में थिन हो जाएगा या इट विल बिकम लाइक स्लाइमी फॉर्म, इट विल रिमेन थिक ऑल द टाइम। सो दैट्स व्हाई हमेशा द पर्सन विल हैव अ इशू ऑफ इन्फेक्शन इन द लंग्स और वो होता है इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा जिसके लिए आपको ये थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 16 करके 11th के अंदर। उसके अंदर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। Yes, sir. यस हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट एक ऐसा टर्म आता है जो आपने 11th में पढ़ा होगा। इतना याद रखो कि ये जो डक्ट होता है ना, इसके थ्रू ही सारे आपके एंजाइम्स आ रहे होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये डक्ट होता है और इस ये चैनल के थ्रू ही मेरे जो सारे एंजाइम्स होते हैं, समझो मेरे यहाँ पे इंटेस्टाइन है, समझो मेरे यहाँ पे डियोडिनम है, उस डियोडिनम के सारे एंजाइम्स मेरे यहाँ से यहाँ पे आ रहे होते हैं। सो दिस डक्ट इज अ चैनल थ्रू व्हिच द एंजाइम विल रीच इनटू योर इंटेस्टाइन। अब होता क्या है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कि जो डक्ट होता है यहाँ पे हो जाता है आपका म्यूकस ब्लॉक, यहाँ पे आपका म्यूकस हो जाता है थिक, और जब आपका म्यूकस यहाँ पे थिक हो जाता है सो इट विल क्रिएट अ ब्लॉकेज ओवर देयर। अगर यहाँ पे आपका म्यूकस हो जाता है आपका यहाँ पे थिक, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। अब आप सोचो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो गया तो मेरा कोई भी एंजाइम, ना ही पैंक्रियास से मेरा कोई एंजाइम आ पाएगा, ना ही मेरा बाइल जूस, कोई भी मेरा इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग? दैट इज ऑल्सो वन थिंग व्हिच हैपेंस ओवर देयर। अब आप ये सोचो अगर मेरे एंजाइम्स पैंक्रियास से इंटेस्टाइन में आ नहीं पा रहे हैं तो क्या मेरा खाने का डाइजेशन हो पाएगा? No, sir. खाने का डाइजेशन, अब सोचो तो अगर खाने का डाइजेशन ही नहीं हो रहा, the person will always remain malnourished. The person will always remain malnourished. वो person हमेशा like weak ही रहेगा क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आए चाहिए वो आ ही नहीं पाएंगे। हमेशा खाना आपका डाइजेस्ट हो नहीं रहा और वैसे वैसे आपको बॉडी के बाहर निकल रहा है। So that is also something you will find happening in the cystic fibrosis. और याद रखना पैंक्रियास आपका डैमेज होता है, बाद में द कोर्स ऑफ टाइम लिवर डैमेज होगा, राइट? पहले आपका म्यूकस यहाँ पे थिक हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन होंगे, एंड द कोर्स ऑफ टाइम पैंक्रियास एंड लिवर विल आल्सो गेट डैमेज, एंड दैट इज व्हाई पीपल हु आर सफरिंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस जनरली इनका लाइफ स्पैन 24 से 25 साल तक का ही होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। ये बात भी याद रखना, जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनका लाइफ स्पैन 24-25 मैक्स टू मैक्स रहता है, उससे ज्यादा लाइफ स्पैन आपको जनरली यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये कुछ फीचर्स है आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा इतना याद रख लेना, आपका जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको सोडियम और लाइक क्लोराइड आयंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज व्हाई
आपका पसीना जो होगा वो उसमें लाइक आपको बहुत ज्यादा सॉल्टी होगा. The sweat of a person will have a high amount of salt and chloride ions will be seen over there. So that is also one thing you want to remember. ठीक है, तो इतना याद रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर और ये हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से दैट ये मेरा यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. याद रखना ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे XX XY नहीं लिखूंगा. ये मेरा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मेरा यहाँ पे ये. अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ये ऑटोसोमल है तो यहाँ पे मुझे मैं सिंपली लिख सकता हूँ लेट्स से आई विल टेक एज अ अल्फाबेट ओवर हियर. सो अगर हम लोग की बात करूं मैं तो हम सब लोग के अंदर जीनोटाइप यहाँ पे होगा दैट इज माय कैपिटल ए एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल. सो अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर ये डिजीज देखने के लिए मिलती है देन ही विल हैव द जीनोटाइप स्मॉल a. याद रखना ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है. आपके जब दोनों रिसेसिव एलील होंगे तभी आपको यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन मिलेगा. ये बात भूलनी नहीं आप लोगों ने. बोथ द एलील शुड बी अफेक्टेड, सॉरी बोथ द एलील शुड बी म्यूटेंट एंड तभी आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है. अगर कोई पर्सन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए वाला तो क्या लगता है इसमें क्या होगा, नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा? सर नॉर्मल. बिल्कुल नॉर्मल होगा क्योंकि आपका कैपिटल ए आपको यहाँ पे बचा लेगा. इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लाइक इट विल मेक श्योर दैट यू हैव अ नॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो ये चीज देख के आप यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो कि अगर कोई बच्चा है, समझो अगर आपको एक ऑस्प्रिंग दिखाते हो लोग एंड दैट ऑस्प्रिंग इज सफरिंग विद माय सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसका जीनोटाइप आपका हो जाता है स्मॉल ए. आप 100% कह सकते हो कि मदर एंड फादर यहाँ पे कैरियर है. यू कैन 100% से ओवर हियर दैट मदर एंड फादर should be a carrier over here. अगर वो नॉर्मल है यहाँ पे even then they should be a carrier, क्योंकि जब तक ये दोनों कैरियर होंगे नहीं तब तक आपके लड़के के अंदर ये कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता. That is something you have to know, right? So याद रखना cystic fibrosis is my autosomal recessive disorder. यहाँ पे आपको XX XY की बात नहीं करनी. It is not sex linked and that is something you have to know कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपको डिजीज देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी. तो इतना ही आपको याद रखना है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर. प्लीज याद रखिएगा कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपको इसका जीन मिल जाएगा. दिस इज गोइंग टू मेक द क्लोराइड आयन चैनल्स. अगर ये नहीं बन पा रहे देन यू विल हैव द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस. म्यूकस विल गेट थिक. ये म्यूकस आपका थिक हो रहा है पैंक्रियाज में, लिवर में, लंग्स में, राइट. इन एरियाज में आपको ये म्यूकस यहाँ पे थिक होने लगेगा. और लंग्स में जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट लंग्स विल गेट इन्फेक्टेड ओवर हियर विद बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ पैथोजेंस. पैथोजेंस को कोई पकड़ नहीं रहा, कोई उन्हें ट्रैप नहीं कर रहा, वो अंदर आ रहे रह रहे और अपना ग्रोथ कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस थिंग्स विल हैपन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द पर्सन विल डिटोरिएट. उसकी हेल्थ टाइम के साथ साथ बिगड़ेगी एंड देन यू माइट पॉसिबली फाइंड समडे लाइक दे विल कोलैप्स. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इसका क्योर नहीं है. ठीक है ना. आफ्टर दिस हाँ जी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके. यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी टू. ये हमने यहाँ पे देख लिया. अच्छा सिस्टिक फाइब्रोसिस सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ बेटा बोलिए. सर अगर किसी वुमेन को हीमोफीलिया होता है तो वो क्या ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती? कौन मतलब लड़की की बात कर रहे हो लड़की की बात कर रहे हो? तो फीमेल की. फीमेल को कोई हीमोफीलिया होता है तो see I tell you something over there, something which is off the book actually. अगर लड़की को हीमोफीलिया होता है ना, अगर उसको लड़की को हीमोफीलिया करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? You have to give them both of them small h, है ना. Majority of the time such female does not attain maturity. Majority of the time वो सर्वाइव नहीं करती. समझ रहे हो मेरी बात? Yes sir. ठीक है. Yes sir. हाँ that is something we have discussed. हाँ बेटा क्या कर रहे हो आप? तो जो क्वीन विक्टोरिया है उस वहाँ पे कैसे हुआ होगा? क्वीन विक्टोरिया. सो बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में जो रन कर रहा है, यू विल जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर. यू विल बी फाइंडिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ देम आर टू बी द मेल्स हु आर गेटिंग सफरिंग ओवर हियर. ठीक है. मेजॉरिटी. सो होता क्या होगा बेटा वहां पे? दे मस्ट बी हैविंग द हेटेरोजाइगस कंडीशन. वहां पे आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको वहां पे मिलती होगी देखने के लिए. बट ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आपकी इतनी प्रेजेंट थी वहां पे, बट बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली यू आर एबल टू सी द
कंडीशन जहां पे लोगों को हीमोफीलिया मिल जाता, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ओवर देयर वर द बॉयज व्हिच आर सफरिंग विद हीमोफीलिया। ठीक है, तो वहां पे इवन व्हेन यू हैव द फीमेल्स इन द इंग्लैंड के जो क्यूनिटर की फैमिली जो फीमेल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस फॉर दिस हीमोफीलिया वाली कंडीशन। तो इट मींस कि वो हीमोफीलिया वो पॉजिटिव नहीं होती, सिर्फ कैरियर होती है। हाँ, there will be a carrier over there. Yes, you can have a female with a hemophilia, मतलब with the condition, but generally they maturity तक like they don't usually survive. Majority of the time you will find that people will collapse to death before that. That is something which has been observed. ऐसा है, ठीक है। So that is something you have to know. So ये आपका हो गया यहाँ पे cystic fibrosis. Now let's have a look at something else. तो एक हमने यहाँ पे देख लिया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सिकल सेल एनीमिया। तो जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा यहाँ पे देंगे ध्यान, बिकॉज अगेन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको यहाँ पे समझनी है। सिकल सेल एनीमिया का जहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट क्रोमोसोम ओवर हियर इज नोन एज क्रोमोसोम नंबर 11। तो यहाँ पे आपका आएगा जीन जिसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो इसको हम पहले समझते हैं। अगर आपको याद हो तो सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। Yes, sir. आल्सो एग्जांपल ऑफ Yes, sir. कोडोमिनेंस। और उसके जब लोगों को मालूम नहीं था इस बारे में, तो प्रीवियसली इट वाज आल्सो कॉल्ड एज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया को इवन कहा जाता था एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव, बट बाद में पता चला दैट इट इज एक्चुअली अ कंडीशन ऑफ माय कोडोमिनेंस। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, नाउ अब जनरली पहले मैं आपको इसमें अंदर आइडिया दे दूं कि इसमें होता क्या है। इमेजिन दैट यू हैव अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, यू हैव अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए ओवर हियर, और उस डीएनए के सेगमेंट के अंदर समझो आपका एक जीन है, यू हैव अ जीन एट सर्टेन लोकेशन, सो यू हैव अ स्मॉल जीन इन दैट पर्टिकुलर डीएनए। समझो यहाँ पे आपका जीन है। अब इस जीन के अंदर आपका एक नाइट्रोजनस बेस हो गया चेंज। सो ओवर हियर अज्यूम दैट एक सिंगल यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस था, यू हैव अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे आपका हो गया चेंज। सो देयर वाज अ चेंज इन अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस। दैट मींस व्हाट, कि समझो यहाँ पे लगा हुआ था आपका, यहाँ पे ए लगा हुआ था, वो ए की जगह आपका यहाँ पे हो गया टी हो गया। इसे हम कहते हैं सिंगल नाइट्रोजनस बेस। अगर ये आपका यहाँ पे चेंज होता है, देन दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। और यही पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने के लिए मिलता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ये बात याद रखना, द सेम पॉइंट म्यूटेशन आई विल गेट टू सी इन माय सिकल सेल एनीमिया। आपका जो जीन होता है सिकल सेल एनीमिया का, उसके अंदर आपका एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जैसे वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, व्हाट टू गेट टू सी कि यू विल हैव द इशू ऑफ योर सिकल सेल एनीमिया। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि यार बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। बट इतना याद रखना, अगर आपके डीएनए में सिंगल नाइट्रोजनस बेस चेंज आपका होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, एंड दैट कैन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस। आप सोचो, एक आपका बेस चेंज हो गया, आपका पूरा लाइक आरबीसी का शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन सिकल सेल एनीमिया। सो दैट्स वन थिंग। उसके पहले हम समझते हैं कि यार नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। लेट्स ट्राई टू सी दैट। नाउ याद रखिएगा कि आपके पास से हीमोग्लोबिन, लेट मी मेंशन ओवर हियर, यू हैव अ हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ अस हैव अ हीमोग्लोबिन। और हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे, इसके अंदर आपको दो फॉर्म मिलेंगे। इसके अंदर आपको लाइक यू गेट टू सी टू काइंड ऑफ चेन्स। एक आपकी होती है अल्फा चेन, एक होता है आपके यहाँ पे बीटा चेन। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ टू थिंग्स, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा चेन होता क्या है, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। याद रखना, सिंपल सी बात है। अल्फा चेन कोई पूछे कि यार अल्फा चेन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। उसी तरीके से बीटा चेन इज ऑल्सो प्रोटीन, राइट, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। आप मुझे ये बताओ कि प्रोटीन किससे बनता है? Amino acids. अमीनो एसिड, बिल्कुल सही। आपका प्रोटीन बनता है आपके अमीनो एसिड से, बिल्कुल सी बात है आपकी। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब है क्या कि जब हम बात करते हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर, व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन में जो आपका बीटा चेन होता है, उसका जो 6th अमीनो एसिड होता है, उसके अंदर जो 6th अमीनो एसिड होगा हम सबके अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर ग्लूटामिक एसिड। वो आपका रहता है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। ये है हमारी स्टोरी, हम सबके अंदर है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। बट द पर्सन हु इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, द पर्सन हु इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, उसका जब आप बीटा चेन निकाल के देखते हो,
उसका जब आप बीटा चेन निकालते हो, उसे आप ऑब्जर्व करते हो, तो उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन मिलेगा चेन तो आपके valine थायमिन over here. You will get to see over here valine as the amino acid. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय माय वैलिन. आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलेगा आपके 6th अमीनो एसिड के ऊपर, यू विल गेट वैलिन ओवर देयर. और अगर आपको मैं ऐसा कोई ब्लड सैंपल देता हूँ, अगर आपको मैं ऐसे हीमोग्लोबिन निकाल के देता हूँ, और अगर आपको ये कंडीशन दिख रही है, आप काफी क्लियरली कह सकते हो दैट पर्सन इज सफरिंग विद माय सिकल सेल एनीमिया. तो याद रखना, हम सबके अंदर है ग्लूटामिक एसिड, दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन. बट अगर आपको वहां पे मिलता है देखने के लिए वैलिन, देन दैट इज अ कंडीशन ऑफ माय सिकल सेल एनीमिया. और ये वैलिन आपका इसलिए आया है बिकॉज ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन. जो आपका जीन पे आपका यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हुआ, उसकी वजह से आपको वहां पे वैलिन लग चुका है. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग इन अ मच मोर बेटर वे. सो दिस इज अ पिक्चर व्हिच यू हैव टू फॉलो. Where we lost the picture? Okay, let's see this over here. Now, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू हैव अ नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन आपको यहाँ पे चेन दिख रही है, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. ये उसका जीन है, या उसका जीन है, दैट मीन्स डीएनए. अब डीएनए के अंदर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, दैट यू विल हैव, यहाँ पे देखो, यू हैव दिस सीक्वेंस CTC. तो नॉर्मली हम सबके अंदर यहाँ पे T होता है. हमारा जो डीएनए का यहाँ पे जो जीन का जो सीक्वेंस है, वहां पे CTC में आपको यहाँ पे T मिलेगा हम सबके अंदर. और इस टी की वजह से आपका जो mRNA यहाँ पे बनेगा, दैट इज माई GAG, ये वाला सीक्वेंस बनेगा mRNA के अंदर. एंड देन उसमें से आपका बनता है यहाँ पे आपका ग्लूटामिक एसिड. दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये हम सबके अंदर हो रहा है. तो याद रखना, हमारे अंदर क्या है, हमारा जो जीन है बीटा ग्लोबुलिन बनाने का, जो हमारा जीन है, वहां पे आपको CTC वाला सीक्वेंस आपको मिलता है. मतलब आपको दो सी के जो आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए आपका T, राइट. ऑन द अदर हैंड, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव T की जगह आपको यहाँ पे मिल जाए यहाँ पे A. सो दैट इज व्हाई वी से इट इज एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट म्यूटेशन. यहाँ पे T होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका आ गया है A, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ पॉइंट म्यूटेशन. अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है तो पूरा कंडीशन यहाँ पे बदल जाता है. आपका देखो mRNA जो यहाँ पे बना, वहां पे आपको बीच में GAG मिल जाता. यहाँ पे जो आपका mRNA बन रहा है, वहां पे आपको GUG मिल रहा है, ग्वानाइन यूरेसिल ग्वानाइन, ये आपको यहाँ पे बन रहा है. और अगर आपका यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होता है mRNA का, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड भी आपका हो जाएगा चेंज. यू विल फाइंड कि अमाइनो एसिड भी आपके यहाँ पे हो जाता है चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट टू सी कि द पर्सन विल हैव द इशू ऑफ माय सिकल सेल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना कि आपके डीएनए में चेंज हुआ. याद रखना ये चीज, याद रखना कि डीएनए में यू नीड टू हैव अ CTC सीक्वेंस. बट ये अगर आपका चेंज हो जाता है एंड यू हैव योर ए, अगर वहां पे आ जाता है CAC, अगर ये हो जाता है, तो पूरी स्टोरी आपकी चेंज हो जाएगी. आपका mRNA भी यहाँ पे बदल जाएगा. और अगर आपका mRNA भी यहाँ पे अगर आपका बदल जाता है, देन यू विल फाइंड कि आपका अमाइनो एसिड भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा. सो अल्टीमेटली याद रखना, देयर विल बी अ चेंज इन द अमाइनो एसिड, देयर विल बी अ चेंज इन अमाइनो एसिड, एंड इसके होते हैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें हम एक चीज समझते हैं. चलो, हमने ये देख लिया कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है. हमने देखा कि डीएनए पे ये सब हो रहा है, इसलिए हमारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ये चेंज होता है, अगर आपको यहाँ पे वैलिन लगता है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है. लेट्स सी दैट. अगर आपको वहां पे आके वैलिन लग रहा है, अगर आपके बीटा ग्लोबिन चेंज के अंदर अगर वैलिन लग रहा है, देन यू विल हैव अ altered shape of hemoglobin. You will have a altered shape of hemoglobin. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका hemoglobin का शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा. You will have a altered shape of hemoglobin. That means hemoglobin का शेप यहाँ पे बदल जाएगा. अगर hemoglobin का शेप यहाँ पे बदलता है, तो because of that what will happen? Even the shape of the RBC also changes. Even RBC shape also changes. और अगर मेरे आरबीसी का शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है, यू विल गेट टू सी दैट. आपका नॉर्मल आरबीसी आपका होता है बाइकॉन्केव. अगर आप सफर कर रहे हो फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, देन इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, सिकल शेप. दिस इज हाउ द आरबीसी शेप इज गोइंग टू चेंज. तो ये है मेरा यहाँ पे सिकल शेप्ड आरबीसी.
तो याद आपको ये रखना है कि आपका यहाँ पे शेप चेंज हुआ हीमोग्लोबिन का, और क्योंकि हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे चेंज होता है उसके वजह से आपका आरबीसी का शेप भी आप वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाता आरबीसी, एंड यू विल फाइंड आरबीसी का शेप भी आपका हो जाएगा यहाँ पे अलग, एंड दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द सिकल शेप एनीमिया। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका सिर्फ आपका बीटा ग्लोबुलिन का जो चेन था वहां पे आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज होने की वजह से पूरा शेप बदल जाता है मेरे हीमोग्लोबिन का, और उसके वजह से मेरा शेप बदलेगा मेरे आरबीसी का। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। क्या इतना तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. जैसे ये चीज तुम्हारी यहाँ पे हो गई ना, अब सोचो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ आरबीसी, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे ये हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट यू हैव अ अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी, यू विल हैव द अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी। एक बात याद रखना है यहाँ पे कि आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आपका 120 डेज का, ठीक है। नॉर्मली आरबीसी का लाइफ स्पैन आपका रहता है 120 डेज का, बट अगर आपके सिकल शेप बनने लगते हैं देन 40-50 डेज के अंदर आपके आरबीसी निपट जाते हैं। एंड बिकॉज यू हैव अ अर्ली डेथ, क्योंकि आपके यहाँ पे आरबीसी की अर्ली डेथ यहाँ पे हो रही है, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एनीमिया। सो द पर्सन विल हैव अ इश्यू ऑफ एनीमिया ऑल द टाइम, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, these RBC, yeah, I can write sickled RBC form clog, shape RBC form clog in blood capillaries। इसको मैं समझाता हूं, in your blood capillaries। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखना, आरबीसी का जो शेप होता है ना बाइकॉन्केव शेप, ये शेप से आरबीसी आपके स्मॉल ब्लड कैपिलरी में से काफी आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर आपके आरबीसी का शेप यहाँ होता है सिकल शेप, अगर आरबीसी आपका सिकल शेप हो जाता है देन वो आपके नैरो कैपिलरीज में से बाईपास नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना। वो नैरो कैपिलरीज में से बाईपास नहीं हो पाएगा, और अगर वो बाईपास नहीं हो पा रहा तो वहां पे वो अटकेगा। अगर वो वहां पे अटकेगा तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्लॉग फॉर्मेशन। सो सिकल शेप्ड आरबीसी फॉर्म्स अ क्लॉग, वहां पे अटक जाएगा आपके कैपिलरीज के अंदर। और अगर ये वहां पे क्लॉग बना रहा है तो आप ये भी सोचो कि मेरा ब्लड ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ सही से हो नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। अगर आपका यहाँ पे आरबीसी बीच में अटक रहा है, ट्रैफिक जाम क्रिएट कर रहा है, तो आगे चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। समझिए तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज है, एंड देन यू हैव अ आरबीसी ओवर हियर जो आके यहाँ पे क्लॉग फॉर्म कर रहे हैं, दे आर कमिंग ओवर हियर एंड फॉर्मिंग द क्लॉग। यहाँ पे आके क्लॉग फॉर्म कर दिया इन लोगों ने, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे लोग, पास ही नहीं कर पा रहे अपने आप को वहां से। अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली आपका ब्लड फ्लो तो यहाँ पे रुक गया, फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अगर ब्लड फ्लो आपको वहां पे रुक गया तो जो ऑर्गन है जहां पे ब्लड जाना चाहिए था दैट विल गेट अफेक्टेड, दैट ऑर्गन ओवर देयर विल गेट अफेक्टेड। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी। तो याद रखना, दिस शेप आरबीसी विल नॉट बी एबल टू पास टू द कैपिलरी, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ये स्टेटमेंट याद रखना है। एंड दिस कैन इज गोइंग टू अफेक्ट द certain organs will get affected। तो आपका यहाँ पे कई सारे ऑर्गन यहाँ पे आपके अफेक्ट होने लगते हैं, जहां पे भी आपका क्लॉग फॉर्म होता है वहां पे वो अफेक्ट करेंगे। और एक चीज याद रखना, योर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी डिक्रीजेस, सिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ये भी याद रखना, आरबीसी की एक कैपेसिटी आपके हो जाती है कम। तो ये आपके होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये आपके होते हैं लाइक ये सब चीजें बॉडी के अंदर होंगी, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट हेल्पफुल बाय एनी मींस। क्या ये वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर ऑल पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. अब हम यहाँ पे इसका जीनोटाइप समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड जीनोटाइप ओवर हियर। इसमें जीनोटाइप आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अब ये पार्ट थोड़ा सा है जो समझने वाला है। याद रखना, जब भी हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, इसकी जीनोटाइप की हम बात करते हैं यहाँ पे, सो अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। पहले याद रखेंगे हम लोग ये बात कि एक होता है आपका HbA, दैट इज योर नॉर्मल एलील, ये आपका नॉर्मल एलील है, हम सबके अंदर यही है, ठीक है। और एक होता है आपका यहाँ पे HbS, दैट इज द एलील फॉर माय सिकल सेल एनीमिया। तो अगर हम हमारी बात करें तो हमारे पास जो एलील यहाँ पे है फिलहाल हमारे जीन के अंदर, दैट इज माय HbA। ये है हम सबका यहाँ पे जीनोटाइप, right? We are all going to be normal over here, so this is all going to be our normal. On the other hand, अगर आपको कोई पर्सन मिलता है who is going to be HbS and HbS, then this person is going to be affected. बट इसमें आप एक चीज रखना, हाँ बिल्कुल ये आपका बिल्कुल ये अफेक्ट है, आपका पर्सन है यहाँ पे, बट एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए, अगर किसी के अंदर दोनों ही आपके एलील होते हैं सिकल सेल वाले ना,
ऐसा पर्सन नॉर्मली मेच्योरिटी अटेंड नहीं कर पाता. यूजुअली यू फाइंड देम डाइंग इन अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड डेज. यूजुअली ऐसे जीनोटाइप के लोगों की डेथ अर्ली चाइल्डहुड डेज में ही हो जाती है. ठीक है. सो यस, फॉर श्योर दिस पर्सन इज माय अफेक्टेड पर्सन. ठीक है. बट याद रखना, दे डोंट अटेन द मैच्योरिटी. तो इसलिए कभी आप क्रॉस बनाओगे तो इसके साथ आप कभी मीटिंग नहीं करा सकते, बिकॉज दे डू नॉट अटेन द मैच्योरिटी. ठीक है. तो ये याद रखना, दे विल नॉट सर्वाइव ओके फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बात ये है कि अगर मैं आपके सामने एक पर्सन लेके आता हूँ जो 30 साल का है और उसे सिकल सेल एनीमिया हुआ है, so that means he will have the both the alleles over here, HBS and HB. ये अरे किसी का माइक ऑन है, देखते किसकी माइक ऑन है. अनुराधा. ठीक है. All right. Now, so now you have a condition over here. You have a HBS and HBA. अगर ये कंडीशन अगर आपको दिखती है किसी पर्सन के अंदर, देन आप कह सकते हो दैट ही इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया. अब बात यहाँ पे ये है कि आपके दिमाग में बात आ सकता है सर कि अगर यहाँ पे ए है तो उसने एस को अलाउ नहीं करना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए. बट याद रखना, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस. सिकल सेल एनीमिया इज अ एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस. ये आपने भूलना नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपके जो दोनों होंगे यहाँ पे एस और ए दोनों ही अपने आप को यहाँ पे करेंगे एक्सप्रेस. सो बोथ ऑफ देम विल गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, and this will be the person who will also going to be my affected person. So this person will be your affected. हाँ, ये affected आपका होगा. तो याद रखना, अगर आपके सामने कोई पर्सन आ रहा है जो सिकल सेल एनीमिया से लाइक है उसे and is in this like adult है वो, then they should be having this genotype only. उनके पास यही जीनोटाइप यहाँ पे रहेगा. और मेरे यहाँ पे this person, that's why we say it, the person will get affected because sickle cell is an example of my codominance. Please भूलो मत यहाँ पे, it is example of my codominance. इसलिए दोनों एलील अपने आप को करेंगे एक्सप्रेस, and that is why the person will get affected. इतना समझ आ रहे हैं यहाँ पे? Is this part clear to all of you? Yes, sir. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. I'll just tell you one thing in this, right? See, सुनो मेरी बात. See, अगर एक पर्सन है यहाँ पे, एक बंदा है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, राइट? अगर उसके अंदर होता है ऑक्सीजन टेंशन, if oxygen tension is been created. अब ऑक्सीजन टेंशन यहाँ पे क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट, कि समझो अगर वो लड़का बहुत सारी एक्सरसाइज करता है एंड सडनली उसके लेवल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, CO2 बढ़ जाता है. या अगर ऐसा पर्सन लेह लद्दाख जाता है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन ना, अंडर ऑक्सीजन टेंशन व्हाट विल हैपन, योर नॉर्मल RBC turn into sickle shaped RBC, turn into your सिकल शेप्ड RBC. ये बात भी याद रखना कि कई बार क्या होगा, ये जो नॉर्मल जो आपके यहाँ पे अफेक्टेड लोग यहाँ पे होंगे ना, ये हेटेरोजाइगस वाले, अगर इनके अंदर ऑक्सीजन टेंशन डेवलप होता है, देन व्हाट विल हैपन, इनके जो नॉर्मल RBC है, दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू सिकल शेप्ड RBC. दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू सिकल शेप्ड RBC, एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे कंसर्न रहता है. सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि आपको ये देखने के लिए उनके अंदर मिलेगा. सो उनके सिकल शेप्ड RBC बनने लगेंगे. और सिकल शेप RBC अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं या अगर आप वहाँ पे दिख रहे हैं, देन याद रखना, इट विल हैव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक कि एनीमिया मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि इनकी डेथ जल्दी हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑर्गन को न्यूट्रिशन आपका सही से हो नहीं पाएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन योर सिकल सेल एनीमिया. इतना तुम्हें इसके अंदर समझ के याद रखना है, दैट दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट? अब इसमें एक लास्ट चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे. द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी, याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया आपको कॉमनली मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू सी दिस हैपनिंग इन द अफ्रीकन कंट्रीज. अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये कंडीशन काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाती है, सिकल सेल एनीमिया वाली. और बल्कि देखा जाए तो वहां पे ये एडवांटेजेस भी है वहां पे, राइट? जैसे कि आप लोग जानते हो, अफ्रीका के अंदर मलेरिया इज अ वेरी लीथल कंडीशन, और मलेरिया इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. मलेरिया इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न इन अफ्रीकन कंट्रीज. सो अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता है, मलेरिया की वजह से काफी लोगों की डेथ होती है वहां पे, राइट? बट अगर कोई पर्सन है who is suffering with sickle cell anemia, person who is suffering with sickle cell anemia, ऐसे पर्सन के RBC के अंदर आपका जो प्रोटोजोआ होता है वो एंटर नहीं कर पाता. तो ये बात याद रखना, people who are suffering with sickle cell anemia have the advantage over here. एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि ऐसे RBC के अंदर the protozoan cannot enter. So protozoan जो आपका यहाँ पे होता है आपके मलेरिया का, cannot enter the RBC.
आरबीसी में एंटर नहीं कर पाता, आरबीसी को डैमेज नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द मलेरिया। इस चीज को याद रखना। और इसलिए क्योंकि इसका यहाँ पे एडवांटेज है, एडवांटेज यहाँ पे अफ्रीका में इसका एडवांटेज है, इसलिए नोटिस करो कि इसका जो पॉपुलेशन मिलेगा ना आपको सिकल सेल एनीमिया का वो आपको अफ्रीका में ही ज्यादा मिलेगा। यू डोंट गेट टू सी सिकल सेल एनीमिया इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे आपको नहीं मिलता देखने के लिए ज्यादा, बट अफ्रीका में इसका नंबर इसलिए ज्यादा बिकॉज इट हैज सम एवोल्यूशनरी एडवांटेज। Having this condition in the people over there will have some evolutionary advantage because वहां पे वो लोग बच पा रहे हैं मलेरिया से, इसलिए वहां पे population of people suffering with sickle cell will be high. You will find them high over there. So that is something you have to know. और याद रखना ये जो पर्सन आपका सिकल सेल जो सफर कर रहा है, the person can still have a normal life. The person can still have a normal life, but every now and then he can have the issues. Anemia वाला इशू रहेगा यहाँ पे, बॉडी पेन का इशू रहता है यहाँ पे, like you have the clogging of the RBC will happen, but still he can still live a normal life. So that is one thing you have to know. तो ये अफ्रीका वाली स्टोरी याद रखना, ये भूलना मत। Please remember this thing very clearly that in African countries you will find सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है क्योंकि उसके आरबीसी के अंदर प्रोटोजोन्स एंटर नहीं कर पाते हैं। इवन इफ दे हैपन टू एंटर ना, दे डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, दे आर नॉट एबल टू डिराइव द बेनिफिट। प्रोटोजोन वहां पे आपका बेनिफिट निकाल नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? अफ्रीका वाली स्टोरी क्लियर है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। कोई कुछ कह रहा था तो चाइल्ड में होमोलोगस कंडीशन आ जाती है तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं, दे डोंट अटेन द मैच्योरिटी। यहाँ पे भी, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन ना सिकल सेल के अंदर, you don't find them attaining the maturity. Mainly they die in a very early childhood days only, right? At times you also get to see like even during the birth and after the birth they die. Very often it has been seen, right? So you will always find heterozygous condition जहाँ पे you are finding that you have a co-dominant condition. आपका नॉर्मल एलील भी आपके लिए आरबीसी बना रहा है नॉर्मल वाले, और ये वाला भी बना रहा है, लेकिन बट सिकल शेप। ठीक है। सो जो भी आपको पेशेंट मिलता है सिकल शेप का, सिकल सेल एनीमिया का, वो आपका हेटरोजाइगस ही है, राइट? अफेक्टेड पर्सन आपको एडल्ट तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको कोई बेबी मिल सकता है बट एडल्ट आपको मिलेगा नहीं, राइट? सो दिस इज समथिंग टू बी क्लियर टुडे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, एंड मलेरिया एंड अफ्रीका की स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कैसे वहां पे होता है एडवांटेज। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर आपको इतना मालूम पड़ रहा है यहाँ पे, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू दैट यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी, और अनम्यूट करके बता दो। थैलेसीमिया करने के लिए ये कर लेते हैं सर। बी सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया। बिल्कुल सही। सभी ठीक है, राइट। सो क्वेश्चन में आई थिंक आपको यहाँ पे स्टोरी पता चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज आल्सो पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। ये लोग उसी की बात करें जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, एंड दैट सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है ये मेरी ब्लड वाली कंडीशन है, दूसरा आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज गोइंग टू बी थैलेसीमिया। सेकंड कंडीशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर हियर इज गोइंग टू बी थैलेसीमिया। तो याद रखिए अभी तक हमने देखी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, वी हैव सॉरी उसके पहले कल हमने देखी थी हमारी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आज हमने देखा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज आल्सो माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसमें भी इट इज आल्सो गोइंग टू बी ब्लड रिलेटेड कंडीशन, यहाँ पे भी इट इज गोइंग टू बी ब्लड रिलेटेड। इसमें भी आपको मिलेगा एनीमिया विल बी द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर। सो यहाँ पे भी आपका एनीमिया जो होगा दैट विल बी अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर, दैट विल बी अ मेजर ट्रेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एनीमिया इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट अगेन इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये आपसे वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये जानना। ओके। डिफेक्ट अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन कंट्रोलिंग द ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। थैलेसीमिया को अगर आप समझते हो, थैलेसीमिया को अगर आप यहाँ पे समझते हो तो इसको हमें ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है। आई टेल यू व्हाई इसे हमें डिटेल में नहीं समझना। इसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं। यू हैव थ्री टाइप्स। यू हैव अल्फा थैलेसीमिया, आई जस्ट राइट TH ओवर हियर, देन यू हैव अ बीटा 1 एंड यू हैव अ डेल्टा 1। ये आपके तीन टाइप के होते हैं और कभी भी आपको ये लोग लाइक इतने डिटेल में आपको कभी ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। सो प्लीज याद रखना, आपको थैलेसीमिया के बारे में बस कुछ ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।
द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि यहाँ पे होता क्या है, ग्लोबिन चेंज आपके यहाँ पे होता है, बीटा ग्लोबिन चेंज आपके यहाँ पे होगा, बीटा ग्लोबिन चेंज आपके यहाँ पे होता है, दैट इज नॉट फॉर्म कंप्लीटली, इट इज नॉट फॉर्म कंप्लीटली, ये पूरे तरीके से बनता नहीं है। अगर आपके जीन के जब म्यूटेशन होता है यहाँ पे तो ये पूरे तरीके से आपका बनेगा नहीं। अगर आपका बीटा ग्लोबुलिन यहाँ पे आपका पूरे तरीके से बनता नहीं है, देन उससे होता क्या है, द आरबीसी विल हैव द अल्टर्ड शेप, आरबीसी विल हैव अल्टर्ड शेप, और उसके साथ साथ यू विल फाइंड द अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी। ये दो चीजें कॉमन ट्रेट आपको मिलती है देखने के लिए इसके अंदर, जो आपने पहले भी देखी थी। एक तो यहाँ पे शेप आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है आरबीसी का, उसके साथ साथ आपके आरबीसी की डेथ यहाँ पे हो रही है ज्यादा जल्दी। अगर आरबीसी की डेथ यहाँ पे जल्दी हो रही है, देन आई कैन से दैट कि पर्सन इज सफरिंग विद माय एनीमिया। मैं काफी क्लियरली कह सकता हूँ दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद एनीमिया। और जिसको थैलेसीमिया होता है ना, जनरली उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, हर महीने या हर 2 महीने बाद उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ थैलेसीमिया दे आर सफरिंग विद, उसमें भी आपका माइनर मेजर होता है, राइट। अगेन दैट इज नॉट समथिंग हमें डिटेल में समझना है उस उतनी चीजों को, बट इतना याद रखना है यहाँ पे कि थैलेसीमिया वाले पेशेंट को ही कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, बट ही हैज टू अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहां पे होगा डिपेंड करता है एज के ऊपर। 17-18 साल का लड़का है, 40-50 kg वाला वेट का लड़का है, then they might have to transfuse 500 ml of blood per 2 weeks, something like that. So it depends on the age and the weight of a person, उसके बेसिस पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे कराते हो। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी भी आप डिसाइड करते हो कि महीने में 2 बार कराना है, 3 बार कराना है, या 2 महीने में 1 बार कराना है, whatever it is going to be। इतना डिले तो होता नहीं है जनरली, बट जो भी रहेगा वो कराना पड़ता है। तो याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, बट अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एज वेल। So that is something you have to know. So इतना याद रखना कि यहाँ पे आपकी जो ग्लोबिन जो चेन होता है ना, बीटा ग्लोबिन का जो चेन होगा यहाँ पे, मेनली आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा थैलेसेमिया, ये आपका पूरे तरीके से बनेगा नहीं। ऐसा समझो सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में बन रहा है। अगर पूरा चेन समझो आपका है 200 अमाइनो एसिड का, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेंगे 100 अमाइनो एसिड या 120 अमाइनो एसिड आपको दिखेंगे, दैट मीन्स इनकम्प्लीट है वो। और अगर मेरा बीटा ग्लोबुलिन मेरा इनकम्प्लीट है, देन आई विल बी फाइंडिंग दैट यू विल हैव द इश्यूज, दैट इज लाइक आरबीसी शेप एंड अर्ली आरबीसी डेथ आपको मिलेगी देखने के लिए। इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। एंड द मेन थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट इज योर, इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अल्फा में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, या डिफरेंस क्या होता है उसमें, वो आपको कभी नहीं आएगा, राइट। बट दे कैन आस्क यू दैट is it autosomal recessive or autosomal dominant? These are the kind of question they can ask you. So please pay attention over and see. So defect can occur due to mutation or deletion of the gene controlling the globulin chain of hemoglobin, right? So because of that, you will have the altered shape. So RBC will have a distorted shape and they die early. Anemia is a characteristic of the disease. So this is what you have to know over here. ये आपको देखने के लिए इसका मिल जाएगा। तो इतना ही आप रखेंगे यार इन टर्म्स ऑफ माय थैलेसीमिया, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर थैलेसीमिया। सो क्या थैलेसीमिया यहाँ पे क्लियर है आप सबको? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. अगर ये टर्म आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताइए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई टू आंसर दिस। ऑफ द नॉर्मल कपल, half of the sons are hemophilic while the half of the daughters are my carrier. The gene is located on, बोल दो, डायरेक्टली बोल दो। ABCD एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ABCD के अंदर it is going to be your A beta A. Sir, Right? Then only you can have that your boys over here are going to be getting affected over here, right? और जब आपके boys यहाँ पे हैं, आपकी जो daughters यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे कैरियर रहेंगी। अगर देखो यहाँ पे अगर आपका फादर है बेटा, यहाँ पे अगर फादर के ऊपर अगर यहाँ पे लगा हुआ है आपका वो, you have this condition, right? I've just made a mistake, I guess. Yes. क्वेश्चन में एक बार फिर वापस ध्यान से देखो आप लोग, क्वेश्चन को आप वापस यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने पूछा क्या। See this. Of the normal color, half the sons are hemophilic, half of the sons over here are going to be hemophilic. मतलब लड़कों को यहाँ पे हुआ hemophiliia, while half of the daughters are going to be the carrier, right?
द जीन इज लोकेटेड ऑन, अभी आपका जीन आपका किस पे लोकेटेड है जिसके वजह से आपके हाफ ऑफ द सन्स आर हीमोफिलिक। अब आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा। नाउ थिंक। Sir, sir, option C. Sir, C. हाँ, राइट, नाउ यू आर गेटिंग ओवर, यस, नाउ दैट इज द राइट आंसर, सी। आपकी जो यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके हाफ ऑफ द सन्स अगर आपके हीमोफिलिक है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, सी, अगर मेरा यहाँ पे लड़का है जिसको हुआ है यहाँ पे हीमोफीलिया, ये मेरा हीमोफीलिया यहाँ पे लड़का है, तो इसको जो स्मॉल एच आया वो कहाँ से आया, मदर से आया ना इसके पास, तो वाई आएगा फादर के पास से, बट ये जो स्मॉल एच जो मिल रहा है क्रोमोसोम मदर के एंड से आएगा। सो दैट मींस व्हाट, मदर सप्लाई कर रही है यहाँ पे स्मॉल एच का, राइट, और वही मदर जो है जब वो वही एच एक डॉटर को देगी, सो डॉटर विल बी नॉर्मल, डॉटर वहां पे आपकी नॉर्मल होगी, बिकॉज डॉटर विल हैव वन मोर लाइक कैपिटल एच अलॉन्ग विद हर, सो दैट इज व्हाई one chromosome of the mother, say one chromosome of the mother, one X chromosome of the mother will have this small h। अगर मम्मी के पास यहाँ पे स्मॉल एच यहाँ पे होगा, तो आपके लड़के होंगे उनके पास आपके पास स्मॉल एच आएगा, एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी अफेक्टेड ओवर हियर। ऑन द अदर हैंड जो लड़कियां होंगी दे विल बी योर हेट्रोजाइगस, वो यहाँ पे आपके रहेंगे हेट्रोजाइगस, एंड दैट्स व्हाई दे विल रिमेन प्रोटेक्टेड। So yes, that was a question। तो इन्होंने वो पूछा कि आपका ये जीन है कहाँ पे, तो याद रखना जीन आपका है बेसिकली ऑन द 1X क्रोमोसोम ऑफ द मदर, वहां पे आपको ये जीन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 180 समझ आया आपको यहाँ पे? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला बता दो, ये खुद से करना सोच के, ध्यान से एक और करो। The color blindness is more likely to occur in males than female because क्या लगता है, what can be the potential right answer over here? Sir, option C. अरे क्या हो गया तुम लोगों को? Sir, Sir, option D. none of these. Sir, none of these. तो बी। हाँ जी, बाकी लोग, अर्श, सात्विक, अनमोल, जो भी लोग हैं, क्या लग रहा है आपको? बी, सी, क्या होगा? Sir, D. It is going to be your option B over here. Genes for the character are located on the sex chromosome, और इसलिए आपको ये ज्यादा कॉमनली मिलेगा देखने के लिए इन द मेल्स देन द फीमेल्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आता है। इस बात को आप सी समझो, क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि क्या मेरा ये एलील डोमिनेंट होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला? नो सर, No, sir. Recessive. नो सर। इसलिए ट्रेट इज डोमिनेंट इन मेल्स, ये गलत बात हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है ना, इसलिए। So that's why C won't be answer over here, right? वो आपका ट्रेट तो हमेशा रिसेसिव ही रहेगा, but the thing is, only thing is that you will find that because ये कोई भी ट्रेट अगर सेक्स लिंक्ड है तो मेल्स हमेशा वहाँ पे ज्यादा अफेक्टेड वहाँ पे रहेंगे। So that's why option B happens to become your right answer। बी वाली स्टेटमेंट है वो इतनी करेक्ट नहीं है ना? क्या बेटा, क्या करो आप? तो जो बी स्टेटमेंट है वो इतनी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? जीन्स फॉर कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, सही तो करा है वो कि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है इट इज लोकेटेड वेयर, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सर इसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि X है कि Y है। यस सर। अरे बाबा, जब सेक्स क्रोमोसोम बोले तो याद रखना रेगुलरली एक्स क्रोमोसोम के लोग बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? वाई क्यू स्पेसिफिक बात करेंगे, प्लीज नो दिस थिंग। If they say Yes, sex sir. chromosome, please understand they're trying to talk about the X chromosome only over there. Okay, not the Y one. That's why it's going to be your option B over this. अगर देखोगे ना, तो अगर देखा जाए तो पुराने क्वेश्चंस जो हुआ करते थे वो ज्यादा लाइक ट्रिकी हुआ करते थे, राइट? इवन 93 का तुम क्वेश्चन देखो, 94 का क्वेश्चन तुम देखो, इसमें लाइक दे आर लाइक स्लाइटली ट्रिकियर ओवर कंपेयर टू व्हाट यू सी इन लाइक 2016 15 वाले क्वेश्चन। दे आर लाइक वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू जस्ट सी देम। सो गुड फॉर यू। So these are the kind of questions they can ask you, and हाँ, इसका क्या आंसर होगा? Hemophilic man marries a normal woman, their offspring will be what? C. Sir, C. सब लोग मिक्स से कुछ भी, मतलब कुछ भी ऑल आंसर। नॉर्मल। ओके, ऑल Sir, नॉर्मल, option D. बहुत बढ़िया। Sir, option B. So option D. सर डी। सर B. Sorry, C. देख लेते हैं, सब लोग आंसर दे रहे हैं और कुछ सही आंसर है यहाँ पे, कुछ सही आंसर नहीं है, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है, वैसे देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए बट स्टिल देखते हैं। यू हैव अ नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल मतलब यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कैपिटल एच, ठीक है?
and marries a guy who is going to be hemophilic. So यहाँ पे लगा रहा हूँ इसका स्मॉल h और यहाँ पे आ जाएगा उसका y. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर उनकी डॉटर बन रही है, तो डॉटर तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गई ना, कैपिटल H मदर से आया, स्मॉल h फादर से आया, नॉर्मल. सेम चीज इस डॉटर के साथ भी यहाँ पे होगी, कैपिटल H स्मॉल h, शी इज आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल. और सेम चीज लड़कों के साथ भी यहाँ पे होगी. तो सर सारे नॉर्मल होंगे. एग्जैक्टली, ये सब नॉर्मल आने हैं यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं होना. और अगर किसी को कुछ नहीं हो रहा, सो इन दैट केस आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑल नॉर्मल, जो मुझे दो लोगों ने D. हाँ, सात्विक और एक और लड़के ने यहाँ पे सी आंसर बोला था. एंड ABC is going to be a incorrect one. So yes, option D is going to be a right answer over here. All of सर them are ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि नॉर्मल वुमेन से X आता है, मैन से Y आएगा, तो Y में तो नहीं कोई होता, X में होगा. वही. अगर आपकी women बिल्कुल नॉर्मल है और ये सेक्स लिंक्ड है, देन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. Then you should know that all of them are going to be normal. All of them are going to be normal over here. No issue with that. ठीक है? So that is what we'll get to see. अभी तुम आगे सीखोगे, जब तुम पेडिग्री करोगे ना, सिखाओगे तुम, तब तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा वापस से, उसमें क्या होता है क्या नहीं. इट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज अ क्वेश्चन, मैं उसमें मार्क्स बड़ा आसानी से मिल जाता है एक बार तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाता है. तो याद रखना, हमने 5 डिसऑर्डर यहाँ पे देखे हैं और वो 5 के नाम आपको याद रखना, और ये भी याद रखना है कि उनके अंदर होता क्या है एंड कौन है ऑटोसोमल रिसेसिव और कौन है मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक्ड. दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. तो अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसका जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर आएगा? 7. राइट. देन सिकल एनीमिया का जीन कौन से क्रोमोसोम पे आएगा? So 11. राइट, ठीक है. नाइट्रोयूरिया 12. याद रखना, वो भी हमने कर लिया था, वो भूलना, उसको भी भूलना मत, वो भी इसमें ही आता है. सो दैट वाज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, फिनाइलकेटोयूरिया, जो हमने सबसे पहले देखा था. देन योर लेट्स से देन व्हाट इज मीनिंग राइट नाउ. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? रिसेसिव है, डोमिनेंट है, क्या है? Autosomal recessive disorder. Autosomal recessive, right? ठीक है. Tell me what is my hemophilia? Recessive या dominant? So recessive. X-linked recessive again, Recessive. right? ठीक है. So sometime what they do ना, they will give you the disorder, genetic disorder, और सामने होगा match the following. तो भी अगर आता है तो भी उसके अंदर आपको संभाल लेना, if at all that comes to you, right? So that is something we have done, right? इतना ही हमें आज के लिए करना था. This is something we have completed. मैं इसको पूरा कंपाइल करके आपके साथ शेयर करता हूँ. कल शेयर नहीं कर पाया था because my like some issue with the computer, but I'll make that happen today. So मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा. So please go through that. And possibly एक और असाइनमेंट मैं आपके साथ आज रात या कल सुबह. आप असाइनमेंट भी शेयर बेटा करोगे? 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट. अरे नहीं, अरे 1 मिनट रुक, 2 मिनट. See, so I'll be sharing with you one more assignment in the morning, I guess, hopefully. इसके basis पे, on the basis of this crosses over here. Please do that as well. I'm expecting you to complete both the assignment by the end of Sunday evening. ठीक है, हो सके तो कर लेना. I would recommend कि कर लो, ताकि वो simultaneously दोनों पोर्शंस यहाँ पे आपके लाइक हो जाए, क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत. ठीक है. यस सर. हाँ बेटा बोलो, क्या कर रहे थे? बोलो शीतल, बोलो क्या कर रहे थे, बताओ. मैंने ये पूछा था कि आप असाइनमेंट शेयर करोगे? अगला वाला आज रात तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह मेनली हो पाएगा. आज रात को अगर बन भी गया तो बहुत लेट बनेगा वो, सो पॉसिबली सुबह मिलेगा आपको. ठीक है. सो आई विल बी शेयरिंग दैट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, संडे को तो आई डोंट नो